हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला की बात की थी। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, वो तो बता दिया था। अभी हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। थैंक यू पलक। So determination of empirical formula. So हमें क्या है, ओके सो थैंक्स टू ऑल अगेन। तो हमें या तो वेट दिया जाएगा कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का, या उन एलिमेंट का हमें परसेंटेज दे दिया जाएगा। ओके सो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ओके हमें यहाँ पर क्या करना है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल में वेट भी हम लिख सकते हैं या परसेंटेज लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉलम तो वैसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हम एलिमेंट लिख देंगे। मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में हम या तो परसेंटेज दिया तो परसेंटेज ले लेंगे, अगर वेट दिया है तो वेट ले लेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया। ठीक है, परसेंटेज या वेट दोनों में से कोई भी जो हमें दिया वो ले लेंगे। देन इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में उनका एटॉमिक मास ले लेंगे। ओके इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में आएगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ओके नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या आएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। देन इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में आएगा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स या ऑफ आइटम्स, लास्ट में आएगा होल नंबर रेशियो। ओके सो ये हमारे पास रहेगा। अब देखो हम जस्ट ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट है, मान लो एक्स और वाई, और दोनों का मान लो परसेंटेज हमें 50-50 दिया है। दोनों का परसेंटेज क्या दिया है, मान लो 50-50 दिया है। और एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो उसको भी हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई दोनों का परसेंटेज 50-50 है, और एटॉमिक मास ऑफ एक्स मान लो 10 है और एटॉमिक मास ऑफ वाई मान लो 20। ठीक है, हमें इतना दिया हुआ कि हमें एक कंपाउंड में पता है कि एक्स और वाई दो एलिमेंट है, दोनों का परसेंटेज 50-50 है, और एक का एटॉमिक मास हमें पता है 10 है और दूसरे का 20 है। तो हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पर क्या, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। नाउ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में एक्चुअली क्या करना होता है, ये काइंड ऑफ मोल्स ही हो गए। तो मोल्स क्या होता है, वेट बाय मोलार मास या वेट बाय एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का। तो वेट कितना है 50, एटॉमिक मास कितना है 10। ओके तो 50/10, ये परसेंटेज भी काइंड ऑफ क्या है, वेट ही है ना, बट वेट इन 100 ग्राम है। ओके तो या तो तुम्हें परसेंटेज दिया होगा कंपाउंड में या वेट दिया होगा, तो कोई भी दिया हो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, एंड देन एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे परसेंटेज को। तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो इसका कितना आया 5 आया, एंड यहाँ पर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए इनके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ओके नाउ नेक्स्ट वाले कॉलम में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स लेके आएंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स लाने के लिए हम जो लीस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे। तो दोनों में से देखो लीस्ट वैल्यू कौन सी आई, दोनों में से लीस्ट वैल्यू आई 2.5 की। तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो 5/2.5 कितना आया, 2 आया, एंड दिस इज 2.5/2.5 कितना आया, 1 आया। तो जनरली इसी कॉलम में होल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी कॉलम में होल नंबर मिल गया तो उसको एज इट इज ले लेंगे। अगर मान लो इधर होल नंबर नहीं आया होता, अगर इधर होल नंबर नहीं होता, मान लो ये क्या होता 2.5 एंड 1 होता, तो इसको होल नंबर बनाने के लिए क्या करते बताओ, अगले कॉलम में होल नंबर रेशियो आना चाहिए।
तो अगर ये होल नंबर नहीं आया 2.5 और मान लो 1 आया, तो होल नंबर बनाने के लिए हम क्या कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 5 हो जाता और ये 2 हो जाता। ओके, तो मैंने बताया जनरली ये वाला जो है होल नंबर ही आ जाएगा। अगर होल नंबर रेशियो नहीं है या होल नंबर में हमारे पास आइटम्स नहीं आए, तो मल्टीप्लाई बाय ऐसा नंबर करना जिससे कि होल नंबर आ जाए या इंटीजर आ जाए। ओके, तो जैसे अगर हम एग्जांपल में बोले मान लो 2.5 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2.5 और इधर 1 होता, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते जिससे कि 2.5 क्या हो जाता, 5 हो जाता, इंटीजर हो जाता है, होल नंबर हो जाता। ओके, तो जनरली ये होल नंबर आ जाएगा, बट अगर नहीं आएगा तो ऐसे कर लेंगे, होल नंबर बना लेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर तो क्या आ गया, 2:1 आ गया। ओके, सो ये जो रेशियो आया आइटम्स का, इसी रेशियो में फॉर्मूला ले लेंगे। तो फॉर्मूला विल बी x के 2 आइटम, y का 1 आइटम, मतलब x टू y। तो दिस इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर सभी को? ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल के फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट आ जाएंगे जो जो है, सेकंड कॉलम में परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज, या फिर एलिमेंट का वेट दिया है तो वेट। उसे नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक मास लेंगे एलिमेंट का, देन उसे नेक्स्ट कॉलम में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो कि कैसे आएगा, वेट या परसेंटेज को डिवाइड बाय एटॉमिक मास करने से। ठीक है, तो ये आएगा। देन उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स आएगा। तो वो कैसे आएगा, जो लिस्ट वैल्यू आई थी इधर बोल्ट्स की, उससे डिवाइड कर दो। तो लिस्ट वैल्यू यहाँ पर 2.5 थी, तो यहाँ पर 5/2.5, यहाँ पर भी 5/2.5। तो जनरली ये होल नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर होल नंबर नहीं आएगा तो उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि होल नंबर आ जाए। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस प्रणव, अगर परसेंटेज ना देखे वेट दिया है ना, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, परसेंटेज या वेट जो भी दिया है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। यस प्रणव, यस सुष्मिता, अगर परसेंटेज की जगह वेट दिया तो भी सेम प्रोसेस करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना। हो गया सभी का? ऐसे नहीं होगा मुफीद, दोनों का परसेंटेज या दोनों का वेट दिया होगा, ऐसे नहीं कि एक का परसेंटेज दिया दूसरे का वेट दिया।
नाउ चलो क्वेश्चन लेते हैं। यस सुमेध, नाउ क्वेश्चन लेते हैं। तो डिटरमाइन molecular formula of a compound having 80% carbon and 20% hydrogen. Molecular mass of compound is 30। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 30 दिया है, कार्बन का परसेंटेज 80 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 20 है। याद रखना ये जो परसेंटेज दिया होता है वो परसेंटेज बाय मास होता है। अगर वो परसेंटेज बाय एटम्स बोलेंगे तो वो डिफरेंट चीज होगी। ठीक है, ये जो होता है परसेंटेज बाय क्या होता है, मास होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस ऐसा करेक्ट है, वैभव करेक्ट है। प्रणव मॉलिक्यूलर मास दिया कंपाउंड का। प्रणव लास्ट लेक्चर अटेंड किया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है। तो लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग देखा नहीं? लेक्चर अटेंड नहीं किया तो रिकॉर्डिंग तो देखना था।
सुमेध करेक्ट है, हसन करेक्ट है, वैभव करेक्ट है। प्रथम रॉन्ग है। नील करेक्ट है। साई राम करेक्ट है। तो देखो चलो करा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे ऑब्वियसली। तो टेबल के फर्स्ट कॉलम में क्या था, एलिमेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो एलिमेंट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट है। नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा, परसेंटेज, कार्बन का 80, हाइड्रोजन का 20। उससे नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या था, नेक्स्ट कॉलम में था आपके पास एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या हम डिवाइड करते हैं, तो ये अपने पास 20 आता है। नेक्स्ट वाला क्या आता है, दिस इज 6.66। अब देखो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 6.66 है। तो उससे दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1, और 20/6.66 क्या आता है, ये आता है 3। तो होल नंबर रेशियो क्या हो गया, 3, 1:3 हो गया ना। तो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, CS3 जो है क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 3 हो गए, ऐड करके तो क्या आया 15 ना। देन हम क्या करते थे, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते थे। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास इज 30, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 15, तो यहां से n आता था। ओके, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करके n आता था, जो कि कितना आया, 2 आया। एक्चुअली सुमेध ये जो है ना, ये दिस इज नथिंग बट 20/3। ओके, ये 20/3 है। तो 20 को जब डिवाइड बाय 20/3 करते हैं तो 3 है वो, इट इज एग्जैक्टली 3। आगे आगे तक चलता जाता है, 6.6666 ऐसा चलता जाता है ना। ओके, दैट्स व्हाई 20/6.6666 जो है वो एग्जैक्ट क्या होता है,
3 होता है। ये 6.66 जो है इट इज एक्चुअली 20/3। ओके हाँ, तो n क्या है हमारे पास, n आया 2। सुष्मिता लास्ट लेक्चर अटेंड किया है? लास्ट लेक्चर अटेंड किया सुष्मिता? मॉलिक्यूलर मास से एम्पिरिकल फार्मूला मास, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला मास से हमने क्या किया, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास आया पहले है ना, और इससे हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या करते हैं याद है, सॉरी इससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट एम्पिरिकल फार्मूला मास। ओके, तो हमारे पास n की वैल्यू 2 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है याद है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एम्पिरिकल टू n, तो n यहाँ पर क्या है 2 है। ओके, तो क्या है ये C2H6। ओके, देखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, आगे चलें। सुमेध वो फॉर्मूला दिया था आपने और बोला डिटर्मिनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये कब हुआ सुमेध? हमने कब दिया था फॉर्मूला और बोला था कि डिटर्मिनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे? लास्ट क्लास में बोला था, क्या बात कर रहे हैं? लास्ट क्लास में तो ऐसा कुछ दिया नहीं एंड में हमने। लास्ट क्लास में ऐसा कुछ बोला था कि हमने कि डिटर्मिनेशन कुछ फॉर्मूला दिया था और डिटर्मिनेशन लास्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ऐसा कुछ बोला था क्या? अच्छा, ये एन वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो? ओके, मुझे लगा कोई क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो। ओके, सो वही हम डिटर्मिनेशन ही कर रहे हैं अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। अब आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। साईराम ग्रुप पे मैसेज करो पहले, देन आई विल अनम्यूट यू।
सायराम कोई मैसेज नहीं आ रहा है? सायराम मैसेज नहीं आया तुम्हारा? मैंने बोला ग्रुप पे मैसेज करो। मुझे नहीं पता ना तुम जेन्युइन हो या स्पैमर, भी तो हो सकते हो तुम। आया है क्या? एक मिनट रुको। ओके ओके ठीक है, आया आया। हाँ बोलो। सर एन जो है मतलब उसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एन नोन एज व्हाट? एन वो मल्टीपल है ना यार, लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तुमने? सर किया था, सिर्फ मेरे को सिर्फ ऐसा डाउट आया इसलिए मैंने पूछा आपको। एन जो है वो मल्टीपल है। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मल्टीपल है ना, वो है वो। ओके मॉलिक्यूलर सर। फॉर्मूला जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला का कुछ मल्टीपल है। ओके। ओके। वो कितना मल्टीपल है तो वही है इट वो। इज डिफरेंट फॉर मतलब अगर सपोज कि कोई और कंपाउंड है तो एन उसके लिए हर बार अलग ही रहेगा ना? हाँ मतलब कई देखो एक मतलब अलग अलग कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है अलग अलग हो सकता है, बट एम्पिरिकल सेम हो सकता है, ऐसा है। यस सर। ठीक ओके है, सर, जैसे यहाँ थैंक पर यू। मान लो हमने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें CH3 लिया है। तो मान लो किसी का मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3 है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 30 है। ठीक है, अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर 45 होता तो फॉर्मूला C3H9 हो जाता। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास जो है 60 होता तो फॉर्मूला C4H12 हो जाता। समझ आया? सर ओके। अगर हमें अगर एन फाइंड करने के लिए दिया है तो इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको दिया रहेगा ना? तो जरूरी थोड़ी दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमने निकाला है ओके। मॉलिक्यूलर मास दिया होगा। ओके सर। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड containing 40.7% कार्बन, 5.08% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 59। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया और बोला है कि बाकी जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। जल्दी देखो समीर। लिख लिया समीर? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया, बाकी ऑक्सीजन है, और इसके अलावा वेपर डेंसिटी भी दिया है।
युति का बचा हुआ होगा ना यार। दिशा करेक्ट है। नील करेक्ट है। वैभव करेक्ट है। यस सुमेध करेक्ट है। खुशवन करेक्ट है।
ऑप्शन करेक्ट है। तो कराएं। तो देखो हमें वेपर डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है, तो मोलार मास, यस साई राम करेक्ट है। मोलार मास क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होता है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 59 मतलब 118 हो गया अपने पास मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है। कार्बन का परसेंटेज 40.7, हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.08। मैंने बोला बचा हुआ जो है वो किसका होगा? बचा हुआ परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना हुआ फिर परसेंटेज? तो बचा हुआ होगा हमारे पास ऑक्सीजन का, दैट इज 54.2। ठीक है। नाउ परसेंटेज आ गया, नेक्स्ट कॉलम में आता है एटॉमिक मास। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। उससे नेक्स्ट कॉलम में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। सो 40.7 बाई 12, 5.08 बाई 1 एंड 16 अपॉन सॉरी 54.22 अपॉन 16। ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है? ऑब्वियसली सेकंड वाला तो 5.08 हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड की वैल्यू क्या है? फर्स्ट हमारे पास है 3.39, लास्ट वाला भी 3.39 ही होगा। ठीक है, दैट इज 3.388। तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो गया? 3.39 ही हो गया। अब देखो मैंने नेक्स्ट क्या बताया था, जो लीस्ट वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या 3.39 है ना, तो सबको डिवाइड करेंगे। सो 3.39 अपॉन 3.39, तो क्या आ गया? 1 आ गया। दिस इज 5.08 अपॉन 3.39, ये 1.5 आया। एंड दिस इज 3.39 अपॉन 3.39, क्या आया? दिस इज 1 आया। ठीक है। नाउ अब देखो ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आया, बट होल नंबर रेशियो नहीं है। होल नंबर रेशियो बनाने के लिए क्या करें? होल नंबर रेशियो के लिए क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 एंड 2, ये आ गया। ओके। सो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज C2H3O2, है ना। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज क्या है? कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 2, है ना। तो C2H3O2, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास? कार्बन का 2 है तो 2 इंटू 12, हाइड्रोजन के 3 है 3 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन का 2 है तो 2 इंटू 16। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जब निकाला तो इट इज 59। ओके, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 59। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास जो है वेपर डेंसिटी से हम निकाल लिए। मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास किससे आ गया है? वेपर डेंसिटी से आ गया है। सो वेपर डेंसिटी से कितना है? 118 आया है ना। ओके। सो एन कैसे निकालते हैं? एन निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो क्या आया? 2 आया। सो नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू ओ एन। ठीक है। तो क्या आ गया ये? दिस इज C4H6O4। क्लियर है सभी को? देखो प्रीवियस पे जल्दी।
हर्षिल यार, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं आएगा ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है होल नंबर के फॉर्म में होता है। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमने सिंपलेस्ट रेशियो को होल नंबर बनाया था। हो गया सभी का? यस मुफीज, इंटीजर बनाना है। हो गया सबका? तो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री जो है, इसमें ऐसा है कि हमें कोई रिएक्शन दी जाएगी और उस रिएक्शन में कितने पर्टिकुलर रिएक्टेंट से दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है या कितना प्रोडक्ट बन रहा है, वो सब हमें निकालना पड़ सकता है। ओके, सो इट इज क्वांटिटेटिव ओके हृदय, इट इज क्वांटिटेटिव, रिकॉर्डिंग देख लेना अभी। इट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस of chemical reaction that is if amount of one of the reactant and product is known, then amount of other reactant and product can be determined using different methods। ठीक है, अलग अलग मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो मेनली हम यहाँ पर दो मेथड लेंगे। ओके, तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट का अमाउंट हमें पता है, तो हम दूसरे रिएक्टेंट या दूसरा प्रोडक्ट कितना यूज होगा या कितना फॉर्म होगा वो निकाल सकते हैं यूजिंग स्टोइशियोमेट्री। प्रणव, ऐसा किसी बुक का कोई कुछ वो नहीं कि मैं किस बुक से पढ़ाता हूँ, बस ये है कि कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन कुछ भी मैं मतलब लेता हूँ। ऐसा जरूर नहीं कि मैं बुकलेट से क्वेश्चन लूंगा या किसी बुक से क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, बट हाँ कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। सुमेध, हम एडवांस एंड मेंस दोनों का कवर करते हैं। ठीक है, एडवांस का भी कवर होगा, मेंस का भी कवर होगा। ऑब्वियसली कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम जो है वो ऐसा भी बताएंगे जो मेंस में नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो मेंस वाले हैं उनके लिए फायदा ही है, उनको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा।
प्रणव, दूसरी बुक ऐसा प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, लेकिन पहले पेज का जो बुकलेट है, मॉड्यूल है, उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करो। जो हम होमवर्क देते हैं ना, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो हो जाता है देन तुम कोई दूसरी बुक रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट पहले ये खत्म होना चाहिए। हो गया सबका? ना आगे चलते हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ पर जो मेथड लेंगे वो है फैक्टर लेबल मेथड। तो फैक्टर लेबल के लिए हमें बैलेंस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, रिएक्शन जो है बैलेंस होनी चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है ए एंड बी, और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी जो है ये रिएक्टेंट हो गए, सी एंड डी जो है वो प्रोडक्ट हो गए। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कुछ आएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ना, तो इनके आगे कुछ आ जाएगा। जैसे स्मॉल ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, स्मॉल सी आ गया, स्मॉल डी आ गया। तो ये बैलेंस करने के लिए आया है। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी वगैरह जो है ये है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनको क्या बोलते हैं, बैलेंस करने के लिए जो आगे आता है इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो स्मॉल ए बी सी डी आर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, सो दीज आर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो क्या है, फैक्टर लेवल मेथड के बीच मतलब पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस रेशियो में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ना, मतलब जिस रेशियो में ये रहेंगे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट के आगे आने वाले जो कोएफिशिएंट है जिनको हम बोल रहे हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो जिस रेशियो में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उसी रेशियो में मोल्स जो है रिएक्ट करेंगे या फॉर्म होंगे। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मोल्स रिएक्टेड और फॉर्म इज सेम एज रेशियो ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, जिस रेशियो में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी रेशियो में मोल्स रिएक्ट करेंगे या फॉर्म होंगे। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है उसी रेशियो में उनके मोल्स रहे। लिखो, फिर आगे चलते हैं। नो सुस्मिता, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का होता है, ऐसा नहीं कि पूरी रिएक्शन का एक ही होता है।
हो गया सभी का? सुमेर, मोल मेथड भी बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मोल मेथड इसी पर बेस्ड है। हो गया सबका? यस वैभव? नहीं ऐसा नहीं है, नो नो वैभव, वो नहीं है जो तुम बोल रहे हो, वैसा नहीं है, मैं बताता हूँ, देखो लिख लिया सबने? ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है A प्लस सी बी गिव्स 5C, ठीक है। अच्छा, A के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, 1 है। ओके, तो अगर हम A का 1 मोल लेते हैं ना, तो A का 1 मोल C के पता कितने मोल से रिएक्ट करता है? तो देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है और इसका 5 है। ओके, सो इसका 1 मोल जो है इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा और इसका 5 मोल बनेगा। समझ आया? या हम ऐसे बोल सकते हैं जो रेशियो है मोल्स का वो 1:3:5 रहेगा। ओके, तो ए का 1 मोल लिया तो बी का 3 मोल बनेगा, तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड वगैरह भी यूज कर पाएंगे। तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा और सी के कितने मोल बनेंगे? 5 मोल बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हमने यहाँ पर ए का 1 मोल ना लेके मान लो ए के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ए के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 3, तो बी के कितने करेंगे बताओ यार? यस दिशा, बैलेंस, दैट्स व्हाई हमने पहले लिखा है ना दिशा, हमने क्या लिखा है, बैलेंस रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, लिखा है कि नहीं लिखा दिशा? हमने पहले लिखा है कि इस रिएक्शन के लिए, मतलब इस मेथड के लिए बैलेंस रिएक्शन रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो देखो इसके 1 मोल से बी के 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं, तो 3 से कितने करेंगे यार? यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो तुम। 1 से 3 मोल करते हैं तो 3 से कितने करेंगे बताओ? 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है तो 3 से कितना करेगा? फिर नाउ रॉन्ग, रॉन्ग भाई रॉन्ग, यूनिटरी मेथड लगाओ। एक पेंसिल 3 रुपए का आता है, 3 पेंसिल कितने के आएंगे? 1 रुपए की। अगर एक पेंसिल 3 रुपए के आए तो 3 पेंसिल कितने के आएंगे? 9 रुपए के आएंगे ना। ओके, तो वैसा ही है कि 1 मोल जो है 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो 3 मोल कितने से करेगा? 9 से करेगा। ठीक है, तो 1 मोल जो है वो 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो 3 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 9 मोल से रिएक्ट करेगा। ओके, तो ए का 1 मोल बी के 3 मोल से रिएक्ट करता है ना, ए का 3 मोल जो है अगर हुआ तो बी के 9 मोल से रिएक्ट करेगा। ओके, अच्छा, ना ए का 1 मोल बी सी के कितने मोल बनाता है? ए का 1 मोल जो है सी के 5 मोल बनाता है। ओके, ए का 1 मोल सी के 5 बनाता है, तो 3 मोल कितना बनाएगा बताओ? अगर ए का 1 मोल रिएक्ट हुआ तो सी के कितने मोल बनाएगा? 1 से बनता है 5, तो 3 से कितना बनेगा? 1 से बनता है 5, तो 3 से बनेगा 15। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? सो दिस मेथड इज यूनिटरी मेथड, है ना। हम यहां पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ चलो हम इसको ऐसे बोले कि यार ए के मान लो 2.5 मोल रिएक्ट किए, ए के मान लो 2.5 मोल रिएक्ट किए, तो बताओ बी के कितने रिएक्ट करेंगे? ए के अगर 2.5 मोल रिएक्ट करें तो बी के कितने करेंगे बताओ? 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है ना, तो 1 से करता है 3, तो 2.5 से कितना करेगा? 2.5 इंटू 3 मतलब 7.5 मोल। ओके, सिमिलरली 2.5 मोल ऑफ ए से सी कितना मोल बनेगा? सी के कितने मोल बनेंगे? 1 से बनता है 5, ठीक है, 1 मोल से बनता है 5 मोल, तो 2.5 से कितना बनेगा? 1 से बनता है 5, तो 2.5 से कितना बनेगा? 2.5 इंटू 5 दैट इज 12.5 मोल। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सबको ये? समझ आया ना? ठीक है, तो इस टाइप से हम
रिएक्शन में क्या करेंगे, अगर हमें एक के मोल्स दिए तो दूसरे के मोल्स निकाल सकते हैं यूजिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो मोल से मोल्स निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं क्वेश्चन में हमें मोल्स ही दिया हो, और कुछ भी दिया जा सकता है और कुछ भी निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए बाकी मोल वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि अगर वेट दिया है तो मोल निकाल लो, फिर मोल से मतलब मोल से मोल ही निकाल सकते हैं रिएक्शन के थ्रू। बाकी के लिए तुम मोलार मास से मोल निकालना, मोल से मोलार मास वो सब तो तुम्हें पता है ना, क्वेश्चन लेंगे और क्लियर होगी ये चीज। ये समझ में आया ना? ठीक है, कि एक के मोल्स दिए तो दूसरे के मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर मतलब बताता है फैक्टर लेवल मेथड। ठीक है, और बाकी तुम्हें दिया है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तो पहले लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन लेते हैं अभी। डिटरमाइन number of moles of O2 required for the formation of 5 moles of H2O from reaction of H2 and O2। ठीक है, तो H2 और O2 की रिएक्शन से H2O बन रहा है, तो 5 मोल्स ऑफ H2O बनाने के लिए O2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। नो दिशा? यस दिशा करेक्ट है अभी। वैभव करेक्ट है, मुफीज करेक्ट है, शालिक श्रेष्ठ रॉन्ग है, खुशवन करेक्ट है, सिद्धांत करेक्ट है,
नील करेक्ट है, हर्षिल रॉन्ग है, हसन करेक्ट है, सुमेध करेक्ट है, सृष्टि रॉन्ग है, प्रियंश करेक्ट है, तो देखो कराते हैं, काफी लोगों का करेक्ट है, कुछ कुछ का रॉन्ग भी आया है। तो बहुत इजी है। हम अगर रिएक्शन देखें, जैसे मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिया कि किससे क्या बन रहा है। तो रिएक्शन क्या होगा, H2 और O2 से H2O बनाना है ना, H2 प्लस O2 इज H2O। अब देखो बैलेंस नहीं है ये, तो इधर एक ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन, सॉरी इधर दो ऑक्सीजन है, इसके अलावा इधर एक H2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करें, इधर एक ऑक्सीजन है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक ऑक्सीजन आना चाहिए, तो इधर क्या करते हैं, हाफ करते हैं।
ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, इस बैलेंसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। काफी लोग बोलेंगे सर हाँ सर हाफ कैसे आ सकते हैं, हाफ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें हाफ अजीब लग रहा है तो अभी से क्या कर सकते हो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर वाला भी करेक्ट है और नीचे वाला भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, कैसे भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो नीचे वाला मिल जाएगा। ओके, तो नाउ इट इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो तुम। तो देखो H2O के मोल्स कितने दिए, 5। अब 5 मोल्स ऑफ H2O के लिए भाई O2 का कितना रिक्वायर्ड होगा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 2 के लिए 1 रिक्वायर्ड होता है कि नहीं, 2 मोल्स के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड होता है, तो 5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा भाई, 1/2 इंटू 5 रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, मतलब 2.5। ठीक है, तो इसके 5 मोल से इसका 2.5 मोल रिक्वायर्ड। क्लियर है सबको? ओके, सो 2 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड था, जब इसके 2 मोल बनते हैं तो इसका 1 मोल रिक्वायर्ड होता है, या 2 मोल 1 मोल से बनते हैं, तो 5 मोल कितने से बनेंगे, 2.5 से। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन weight of CO2 and volume of CO2 produced at NTP from complete combustion of 1.5 ग्राम ऑफ C2H6। ठीक है, तो C2H6 का 1.5 ग्राम लिया है, उस 1.5 ग्राम C2H6 से कितना ग्राम CO2 बनेगा और कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बनेगा जब हम C2H6 का क्या कराएंगे, कंबसन। कंबसन का मीनिंग क्या है, कंबसन का मीनिंग है कि ऑक्सीजन के साथ बर्निंग होगी उसकी, ऑक्सीजन के साथ जलेगा वो। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई चीज जलती है या उसका कंबसन होता है तो कार्बन की वजह से याद रखना CO2 बनता है, कार्बन की वजह से क्या बनता है, CO2, और हाइड्रोजन की वजह से H2O बनता है। याद रखना, जब भी कंबसन होगा अगर कंपाउंड में कार्बन है तो CO2 बनाएगा, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो H2O बनाएगा। ओके, तो ये बनेंगे। नाउ इसको बैलेंस करो एंड सॉल्व करो। हर्षिल 1 मिनट रुको, देखो जल्दी हर्षिल। ओके, नाउ सॉल्व करो ये। तो हमें एक के मोल्स पता है तो दूसरे के मोल्स निकाल सकते हैं ना,
यूजिंग बैलेंस रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर मोल्स नहीं पता, यहाँ पर वेट पता है। तो एक के वेट से दूसरे का वेट एंड उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सोचो क्या करोगे। दिशा, हर कंपाउंड के मोल्स सेम थोड़ी होंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो पहले बैलेंस करो और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग होंगे ना मोल्स। नो नील, रॉन्ग है। वैभव, रॉन्ग है। श्रेष्ठ करेक्ट है आई थिंक। हसन थोड़ा मिस्टेक किया मेरे ख्याल से, चेक करो फिर से।
चलो कराते हैं, देखो। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमें क्या है, वेट जो है वो दिया है और वेट को यूज करके दूसरे का वेट एंड वॉल्यूम वगैरह निकालना है। तो कुछ का करेक्ट है, यस नील करेक्ट है, श्रेष्ठ करेक्ट था, एंड यस दिशा इज ऑल्सो करेक्ट। तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे। देखो कार्बन यहाँ पर 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 कार्बन, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन 6 है, राइट हैंड साइड भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 3। अब देखो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड कितने हो गए, 4 + 3 7 हो गए ना। तो राइट हैंड साइड 7 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7 होना चाहिए। लेकिन इधर O2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 7 कब हो सकता है, जब हम लिखे 7/2। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में भी हमारे पास स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन हो सकता है। बट फ्रैक्शन में अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो दूसरा तरीका क्या है, इसे बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो हमें फिर फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो हमें यहाँ पर C2H6 का वेट दिया है। अगर हमें इसका मोल्स दिया होता तो इसके मोल्स निकाल सकते थे, लेकिन अभी C2H6 का क्या दिया, वेट दिया है, और इसके वेट से CO2 का वेट और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, मोल्स से मोल्स निकाल सकते हैं ना हम। तो पहले हमें क्या करना है, उस सब्सटेंस का मोल निकालना है। वेट से मोल्स निकालो, ठीक है, क्योंकि मोल्स के थ्रू ही मोल्स निकाला जा सकता है, वेट के थ्रू नहीं। तो 1.5 ग्राम इसका वेट है, तो 1.5 ग्राम में कितने मोल्स होंगे यार, 1.5 डिवाइड बाय मोलार मास कितना है यार C2H6 का, 30। तो इतने मोल्स आ गए, ओके, जो कि अपने पास हो गया 0.05 मोल। तो C2H6 के 0.05 मोल है। CO2 के कितने मोल बनेंगे यार, CO2 के कितने मोल बनेंगे, देखो 2 मोल से 4 मोल बनते हैं। 2 मोल ऑफ CO2 से कितने बनते हैं, 4। तो 0.05 से कितने बनेंगे बताओ, 0.05 से 2 मतलब 0.1 मोल बन जाएंगे। क्लियर रहेगा सबको, 2 मोल से मोल बनेंगे, 0.1 मोल बनेंगे CO2 के। नाउ 0.1 मोल ऑफ CO2 का वेट तो निकाल सकते हो ना यार, हो रही है, क्लियर है क्या? वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है, क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, तो जैसा हमने बताया कि इसके 2 मोल से इसके 4 मोल आ सकते हैं, तो 0.05 मोल से कितने मोल आएंगे, ऑब्वियसली 0.1 मोल आ जाएंगे। ओके, अब इसके 0.1 मोल आ गए, तो CO2 के मोल्स अगर पता है, CO2 गैस है ना, तो मोल्स पता तो वेट तो आ ही सकता है। इसके अलावा गैस के लिए अगर मोल्स पता है तो वॉल्यूम भी आ सकता है। ओके, तो 0.1 मोल का वेट कितना होगा यार, मोल से वेट कैसे निकालते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास करते हैं ना। तो CO2 का मोलार मास कितना है, 44, तो कितना आ गया, 4.4 ग्राम। तो ये CO2 का वेट आ गया। इसी टाइप से CO2 जो है उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो CO2 का वॉल्यूम हमारे पास देखो क्या आएगा, 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करें, देखो मोल से वेट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 22.4 करते हैं, तो क्या आ गया, ये 2.24 लीटर आ गया। क्लियर है सबको? सर वेयर डिड वी गेट 30, रिद्धि यार 30 मोलार मास है ना C2H6 का। C2H6 का वेट कैसे, वेट से मोल्स कैसे निकालोगे रिद्धि, अगर C2H6 का वेट दिया है तो उसे मोल्स कैसे निकाल सकते हो, किसी का भी वेट पता है उसके मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं सिद्धे, रिद्धि वेट से मोल्स कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय मोलार मास करते हैं ना। सो व्हाट इज मोलार मास ऑफ C2H6, इट इज 30।
क्लियर है? और हमने मोल्स क्यों निकाले? क्योंकि ये जो हम स्टोइचियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या है, मोल्स से दूसरे के मोल्स निकाले जाते हैं। तो पहले हमें मोल्स तो पता हो, ओके? तो पहले हमने क्या किया, C2H6 का मोल्स निकाला, एंड देन उसके मोल्स से ऑब्वियसली CO2 के मोल्स निकाल लिए थे। देन CO2 के मोल्स पता चल गए, तो CO2 का वेट भी आ सकता है और CO2 का वॉल्यूम भी आ सकता है। ओके, लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन weight of H2O produced from complete combustion of 4 moles of CH3OH। 4 moles of CH3OH है, इससे H2O का कितना वेट बनेगा? इक्वेशन यार जैसे मैंने बताया, कंबसन में अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो CO2 और H2O ही बनता है। कंबसन मतलब O2 के साथ रिएक्शन, ओके? तो CO2 और H2O बनता है, ऑक्सीजन है तो भी वही आएगा, कुछ अलग सब्सटेंस नहीं आएगा।
श्रेष्ठ सुमेध करेक्ट है। हसन, मुफीज, नील करेक्ट है। हर्षल, वैभव, खुशवन भी करेक्ट है। प्रियांश करेक्ट है। तो मैक्सिमम का अभी तक करेक्ट ही आया है। मैक्सिमम का सभी का ही करेक्ट आया, किसी का रॉन्ग नहीं आया अभी तक। नो प्रणव, तुम्हारा रॉन्ग है भाई। तुम्हारे अलावा सभी का करेक्ट आया था, बट तुम्हारा रॉन्ग आया है। यस सृष्टि, करेक्ट है।
ठीक है, कराएं क्या? चलो कराते हैं। देखो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या CH3OH है। अच्छा, CH3OH जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसके अलावा मतलब कुछ और है नहीं। तो कार्बन जो है उसकी वजह से CO2 आता है, हाइड्रोजन की वजह से H2 आता है और ऑक्सीजन की वजह से भी ये दोनों ही आते हैं। तो CO2 प्लस H2O ये हमारे पास बनेगा ना। बैलेंस करेंगे तो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, 4 है, तो राइट हैंड साइड भी 4 होने चाहिए, तो 2। इसके अलावा ऑक्सीजन देखो राइट हैंड साइड कितने हो गए, 4, सॉरी 2 + 2 4 हो गए ना। तो राइट हैंड साइड 4 ऑक्सीजन है, उनमें से एक ऑक्सीजन तो इधर हम लेंगे क्योंकि इसमें अभी ऑलरेडी हम बैलेंस कर चुके हैं कार्बन हाइड्रोजन, तो इसमें कोई चेंज नहीं लेके आएंगे। तो 4 राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 होने चाहिए, एक इधर ऑलरेडी है, बचे हुए 3 ऑक्सीजन इधर होंगे। तो 3 ऑक्सीजन इधर कब हो सकता है, जब हम इधर लिखेंगे 3/2। ओके, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इट इज ट्वाइस CH3OH प्लस CO2 gives twice CO2 प्लस 4H2O। अब देखो हमें CH3OH के 4 मोल्स दिए हैं, अब यहाँ पर वेट नहीं दिया, हमें मोल्स दिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हमें पहले मोल्स निकालना, मोल्स तो ऑलरेडी पता है। तो अब देखो 2 मोल्स से 4 मोल्स बनते हैं H2O के, है कि नहीं। 2 मोल्स ऑफ CH3OH से 4 मोल्स बनते हैं, तो 4 से कितने बनेंगे यार, 8 मोल्स बन जाएंगे ना, डबल मोल्स बनेंगे। तो 8 मोल्स ऑफ H2O का वेट कितना होगा, 8 इंटू मोलार मास, दैट इज 18 ग्राम। तो कितने आ गए वेट, इट इज 144 ग्राम। क्लियर है क्या सबको, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? ओके, तो इस टाइप से हम ये सॉल्व करेंगे। यस हर्षिल बोलो। हर्षिल, कुछ डाउट है क्या, बोलो। हर्षिल हैंड रेज किया, कुछ डाउट है? अनम्यूट नहीं हो रहा तो कुछ कर नहीं सकता यार, मैंने तो यहाँ से अनम्यूट किया है तुम्हें। नहीं हो रहा है अभी भी? ठीक है फिर, मैंने अनम्यूट करके देखा है। चैट पर ही लिख दो क्या डाउट है। चलो तब तक हम होमवर्क ले लेते हैं। तो आज का होमवर्क है मेंस के लिए फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 41, 43, ओके, यस इसमें ये है, एंड देन इसके बाद 48, 50,
51, 52, 53, 54 भी रहेगा, 55 भी होगा, 56 भी होगा, ठीक है। तो मेंस का ये है, इसके अलावा एडवांस का सेंड करो, सॉल्यूशन सेंड करो यार, उस पे ग्रुप पे सॉल्यूशन सेंड करो, मैं चेक करता हूँ, या मुझे इंडिविजुअली सेंड कर दो। अपना सॉल्यूशन या तो ग्रुप पे सेंड करो हर्षिल, या मुझे इंडिविजुअली सेंड कर दो। तो नाउ एडवांस में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में ऑब्वियसली 41 एंड 43 तो है ही, इसके अलावा 45, 47 टू 52, ठीक है, ये फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का। इसके अलावा सब्जेक्टिव में 1 to 17 हम पहले ही दे चुके हैं, देन इसके बाद 19, 1 to 18 तो पहले ही दे चुके हैं ना, चलो फिर भी 1 to 25 के बीच में जो क्वेश्चन नहीं दिया वो देख लेना। इसके अलावा 28, ठीक है। सो इतना ही है आज का होमवर्क। ओके हर्षिल, मुझे तुम सेंड करो, मैं ग्रुप पर तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप पर बता दूंगा या इंडिविजुअली बता दूंगा कि करेक्ट है। ओके हर्षिल मिला, एक मिनट देखो, CH3OH विथ H2 CH3OH प्लस O2 1 से 2 बन रहा है। हाँ तो एक्चुअली तुमने क्या कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, मतलब हाइड्रोजन वाला बैलेंसिंग कर लिया ना, तो उसी से आंसर आ गया। वैसे यहाँ पर उससे आंसर आ गया, बट हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है ना, तुमने कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस नहीं की, जस्ट हाइड्रोजन बैलेंस किया तो उससे भी आंसर आ गया। उसके पीछे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है POAC, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर वो वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे। ओके तो ये वीक में पीरियोडिक भी शुरू हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो रहा है तो अटेंड करो। ओके तो चलो बाय, टेक केयर।